हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयशा। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट 4 रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वीरा ईरा। इसमें हम देखेंगे कि वॉर के बाद किस तरीके से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को रीबिल्ड किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था और इसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में ख़त्म हुई थी। पूरे 6 साल तक ये वॉर चली थी। इसमें दो पावर के बीच में हुई थी ये वॉर, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर के अंदर नाजी, जर्मनी, जापान, इटली कंट्रीज थी और अलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए, ये दोनों पावर्स थी। इन दोनों पावर्स के बीच में ये वॉर हुई थी और इस पावर में मतलब इस वॉर में जो ये पावर जीती थी वो अलाइड पावर, जो कि हमेशा से जीतती आई है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीती थी। 60 मिलियन पीपल जो थे इसमें डेथ हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि मतलब पूरे 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3% लोगों की डेथ हो गई थी और मिलियन जो थे इंजर्ड हो गए थे। जो ज़्यादातर डेथ थी वो वॉर में नहीं हुई थी, ठीक है, बैटलफील्ड में, वो वॉर के बाहर हुई थी। जो वॉर के बाहर मतलब जो वॉर की वजह से जो भी कॉजेज हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, उनकी वजह से। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियंस की डेथ हुई थी, सिविलियंस मतलब जो कॉमन पीपल थे, जो सोल्जर थे वॉर में उनकी डेथ नहीं हुई थी ज़्यादातर, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनकी डेथ हुई थी वॉर के कॉजेज़ की वजह से। बट लेकिन एंड ऑफ द वॉर क्या हुआ, जो अलाइड पावर थी वो इस वॉर को जीत गई, जैसे कि हमेशा से जीतती आई है। इस वॉर के एंड होने के बाद दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई थी। पहली थी यूएस और दूसरी थी सोवियत यूनियन, जिसको रशिया बोलते हैं। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वॉर के बाद किस तरीके से सेटलमेंट हुआ और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारी दो वॉर हुई थी, इनसे हमें दो लेसन सीखने के लिए मिलता है, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। पहले लेसन में क्या था, जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो मास प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं रह सकती। मतलब अगर मास प्रोडक्शन मतलब कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए कंज्यूम करने वाले लोग भी होने चाहिए। अगर कंज्यूम जब कर पाएंगे जब उनकी इनकम अच्छी होगी, तो ये इंश्योर करें कि अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो मास कंजप्शन भी बहुत ज़रूरी है। और मास कंजप्शन कब होगा, जब हाई और स्टेबल इनकम होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक में। लेसन नंबर 2 में क्या है, जो कंट्रीज़ की इकोनॉमिक लिंक है वो पूरे आउटसाइड में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ होने चाहिए। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल अचीव करना है वो तभी अचीव हो पाएगा जब गवर्नमेंट के पास पावर होगी। किसी चीज़ की पावर, जो भी गुड्स, कैपिटल, लेबर फ्लो होते हैं उनकी पावर, क्योंकि जो लेबर्स वो होते हैं हमारे, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए और दूसरी कंट्रीज़ का इस चीज़ से फ़ायदा होता है और जो हमारी कंट्री से इस चीज़ का नुकसान होता है। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई अमेरिका में। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, दो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, जिसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। पहला था आईएमएफ और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो फंड देता है कंट्रीज़ को। इसका मेन एम क्या है, जो भी एक्सटर्नल सरप्लसेस होते हैं, डेफिसिट होते हैं नेशन के मेंबर के, वो उनको डील करता है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनल बैंक है, जितना भी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट लेवल पर ये फाइनेंस देता है लोगों को। उसका मेन एम होता है जो भी वॉर के बाद जितना भी डिकंस्ट्रक्शन होता है, जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये फाइनेंस देता है। ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन हैं वो यूएस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश 1944 में हुआ था, बट लेकिन उसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1947 में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि स्टैब्लिश कब हुआ था, 1944 में, और ऑपरेशन कब आया था, 1947 में। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अंदर क्या था, कंट्रीज़ ने डिसाइड किया जो यूएस डॉलर है सिर्फ ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाएगा और कोई भी डॉलर नहीं यूज़ किया जाएगा, सिर्फ यूएस डॉलर ही यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर बेस्ड है। फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब यहाँ पे जो यूएस डॉलर है, मतलब कि $35 देके 1 आउंस गोल्ड खरीद सकते हैं। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर, मतलब कि वॉर के बाद जो अर्ली टाइम था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ दिखा रहा था ट्रेड की तरफ, और जो इनकम थी वेस्टर्न नेशन और जापान की, वर्ल्ड ट्रेड जो था वो तो ग्रो कर रहा था 8%। 1950 और 1917 के बीच में 8% ग्रो हुआ था, और जो इनकम है वो भी साथ में ग्रो हुई थी 5% तक। जो ग्रोथ है यहाँ पर वो स्टेबल है, मतलब अच्छी है ग्रोथ, लेकिन मतलब ग्रोथ हो रही थी बिना कोई फ्लक्चुएट के, मतलब कि प्राइस हाई होते हैं कभी कम होते हैं, तो वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहे थे, बिना कोई फ्लक्चुएट के ग्रोथ स्टेबल हो रही थी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम है 5% से। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद जो लास्ट पार्ट है वर्ल्ड का वो अभी भी यूरोपियन के कंट्रोल में है। नेक्स्ट 2 डिकेड्स के बाद जो कॉलोनीज थी एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप की, ठीक है, उसको फ्री कर दिया गया इन दोनों कॉलोनीज़ को, और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया एशिया और अफ्रीका। बट लेकिन ये जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज की इकोनॉमीज़ में। और जिनकी सोसाइटीज़ में क्या था, इनकी जो इंडस्ट्री थी उनको भी हैंडीकैप कर दिया गया लॉन्ग पीरियड के लिए। IMF और जो वर्ल्ड बैंक थे वो क्या उन्हीं को फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट करते थे, जो भी इंडस्ट्रीज कंट्रीज होती थी, और जो डेवलप कंट्रीज थी, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनकी तरफ ही इग्नोर कर रहे थे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। सिर्फ इंडस्ट्रीज कंट्रीज थी उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं को फाइनेंस देते थे। अब जो यहाँ पे यूरोप एंड जापान है वो रैपिडली, मतलब उनकी इकोनॉमी, उन्होंने अपने आप को बहुत ही जल्दी रीबिल्ड कर लिया, और वो बहुत ही कम डिपेंडेंट थे IMF और वर्ल्ड बैंक पे, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक डेवलप कंट्रीज़ पे ध्यान ही नहीं देते थे, सिर्फ इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उन पर ध्यान देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। अब जो 1950s में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन था वो अपना अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी तरफ दिखाने लगा। बट अब क्या ही फ़ायदा होता, ठीक है, जब पहले ज़रूरत थी, नीड थी, तब तो दिखाया नहीं, ठीक है। अब जब उनको लगा कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो बाद में वो सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन आ गए, उनको सपोर्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बट लेकिन अब जो भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो कुछ और ही डिमांड कर रही थी। क्या डिमांड कर रही थी? NIEO, ठीक है। NIEO क्या है? एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है जो कि डेवलपिंग नेशन के जो लोग थे वो उसको डिमांड कर रहे थे उनकी। अब यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक के होते हुए भी वो डिमांड क्यों कर रहे थे NIEO की? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक और IMF थे वो इंडस्ट्रीज कंट्रीज थी उनकी तरफ ध्यान देते थे, और उनकी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी तरफ उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग थे वो डिमांड क्यों कर रहे थे NIEO के? पहला रीज़न ये है कि जो डीकोलोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी जो कॉलोनियल पावर थी, जैसे कि यूरोप जो कि रूल कर रही थी एशिया और अफ्रीका पे, वो अभी भी अपना कंट्रोल जमाई हुई थी एशिया और अफ्रीका के रिसोर्सेज और मिनरल्स और लैंड पर, ठीक है। लार्ज कॉरपोरेशन जैसे कि अदर पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे कि देखा जाए US, वो भी अपना मतलब राइट मानती थी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट करना, मतलब अपने US में लेकर आना, ठीक है, एक्सपोर्ट करके। ये डेवलपिंग कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक ग्रुप बनाया 77 का, जिसको बोलते हैं G77 भी, ठीक है, और डिमांड करी इन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, जिसको बोलते हैं NIEO। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा NIEO क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब NIEO के अंदर क्या था वो हम देखते हैं, सिस्टम है क्या। इसके अंदर लोगों ने डिमांड करी थी कि जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो डेवलप कंट्रीज़ के पास ना जाके, मतलब जो कॉलोनियल पावर थी जो उन पर रूल कर रही थी उन पर उनको कोई भी कंट्रोल ना हो, उनका जो रियल कंट्रोल है वो उनके पास ही आ जाए, और वो चाहते थे कि उनका और भी ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस हो। तीसरा क्या था, जो उनके मैन्युफैक्चर गुड्स थे जो कि एक्सपोर्ट होकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते थे, वो उनका सही पैसा चाहते थे, ठीक है। ये नहीं कि उनका एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर जाकर उनको कम पैसा मिल रहा है, जो बिल्कुल एकदम वो अपना पैसा चाहते थे, ठीक है। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स जो थे IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका एंड हो गया और ग्लोबलाइजेशन की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। 1960s में
जो राइजिंग मतलब कॉस्ट जो बढ़ रही थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसने यूएस की फाइनेंस और जिनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थी बिल्कुल वीक कर दिया। अब जो यूएस डॉलर था उसकी कोई वैल्यू नहीं रही थी, जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा था कि यूएस डॉलर ही उसको डिसाइड किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए। अब उसकी वहाँ पे ऐसा नहीं था, उसकी कोई यूएस डॉलर की वैल्यू ही नहीं रही थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक्सचेंज किया जाएगा $35 देके 1 आउंस गोल्ड, ठीक है। अब वो सिस्टम बिल्कुल हट गया और एक न्यू सिस्टम आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। जो अर्ली डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, अब वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनसे लोन लेने लगी। IMF और वर्ल्ड बैंक से नहीं लेती थी, ठीक है, अपने डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। बट लेकिन उनको फोर्सफुली मतलब उनको बोरो करना पड़ा लोन वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से। वेस्टर्न कमर्शियल बैंक कौन सा है, यूरोपियंस, क्योंकि यहाँ पे जो यूएस की पावर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये दिखाता है कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है यूएस में जो कि इनको कंट्रोल करता था, उनका फेलियर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये तो पहले यूरोप जो भी बोरो कर रहे थे वो उनकी कंट्रीज़ के लिए ही बेकार था, ठीक है। किस तरीके से वो हम देखते हैं, तो डेवलपिंग वर्ल्ड था जो कि लोन ले रहा था अदर कंट्रीज से। अब इसकी वो हर कंट्रीज जो थी आपस में मतलब एक दूसरे से लोन ले रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया। कौन सा क्राइसिस, डेब्ट का, मतलब हर कंट्रीज कर्ज में डूब गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इनकम जो थी लोगों की वो बिल्कुल कम हो गई और पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। अब 1970s में जो MNCs थी वो अपने प्रोडक्शन था उन्होंने शिफ्ट कर लिया, कहाँ पर, जो लो वेजेस एशियन कंट्रीज थी वहाँ पर। अब क्या हुआ, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि MNCs जो अपने जो प्रोडक्शन था वो लो वेजेस कंट्रीज में शिफ्ट क्यों कर रही थी, ठीक है, उसके बारे में हम रीज़न पढ़ते हैं। पहला, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी चाइना की, वो उनको MNCs को अट्रैक्टिव कर रही थी अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि चाइना में जो थी वो लो वेजेस थे, लेबर को जो वेजेस दिया जाता है उसके रेट बहुत ज़्यादा कम थे। वेजेस आर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है। अब जो MNCs थी वो मतलब इस तरह से अट्रैक्टिव हो रही थी कि लेबर को कम वेजेस देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया, कहाँ पे, चाइना में। और जो MNCs थी उनके मतलब उनको इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पीट कर सकते हैं अदर कंट्रीज से, जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, टॉयज़। अगर इनको हम देखा जाए, शॉप पर जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मेड इन चाइना। मेड इन चाइना क्यों, क्योंकि वहाँ पर की जो वेजेस है लोगों की वो बहुत ही कम होती है, लो कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आती है। इस वजह से वहाँ पे जो है लोग प्रोडक्शन करते हैं अपना। जो लास्ट 2 डिकेड्स थे वर्ल्ड की इकोनॉमिक की कंट्रीज़ के, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, वो देखा जाए कि उनकी जो ग्रोथ थी इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो वेजेस थे, मतलब कि जो लेबर को वेजेस दिए जाते हैं वो बहुत कम थी और जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम आती थी। इसी वजह से इनका फ़ायदा होता था और इनकी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब 2 कंट्रीज़ आपस में नेशनल करेंसीज को लिंक करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज़ के लिए। ये 2 टाइप की एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला, फिक्स एक्सचेंज रेट। जो पहला हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट था ही, उसके बाद कोलैप्स होने के बाद हमारा फ्लेक्सिबल आया। तो पहले हम देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि एक एक्सचेंज रेट मतलब करेंसीज का जो भी रेट है वो फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, $35 दे के हम 1 आउंस गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता था। दूसरा, उसके बाद हमारा न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये जो रेट्स है वो तभी फ्लक्चुएट करता है, वो उसकी डिपेंड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई पे, कि करेंसीज की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो जो करेंसीज की जो रेट है वो बढ़ जाते हैं, और उसके बाद अपोजिट हो जाता है कि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो जो करेंसीज के प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। सो थैंक यू, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हमने पूरा पढ़ा था, ये पार्ट 4 वीडियो में बन चुका है। तो आप सारी वीडियोस को देखकर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा चैप्टर, और आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो, आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।